हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका री-इनकारनेशन हो जाता है और री-इनकारनेशन की वजह से उसके अंदर कुछ मिस्टीरियस पावर्स भी आ गई थी। तो चलिए बिना और टाइम जाए किए अपनी इस अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मार्शल किंग था और उसका नाम नी फेंग था। वो 8 मेजर सेक्ट्स के मार्शल किंग्स से बचता हुआ भाग रहा था, पर वो मार्शल किंग्स लगातार पीछे से नी फेंग पे अटैक किए जा रहे थे। पर नी फेंग किसी तरह उनके अटैक से बचते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक मार्शल किंग बहुत ही तेजी से मूव करते हुए नी फेंग को जाकर एक पंच मार देता है और उस पंच के इम्पैक्ट की वजह से नी फेंग वहां से काफी ऊपर पहुंच गया था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो सभी मार्शल किंग्स मिलकर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं और उस फॉर्मेशन से वो लोग एक के बाद एक कई सारे अटैक्स नी फेंग पे करते हैं, जिसकी वजह से नी फेंग बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। और उसके बाद उन लोगों में से जो उनका लीडर था वो नी फेंग से कहता है तुम हार मान लो और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कोई तकलीफ दिए बगैर एक बहुत ही शानदार मौत दूंगा। उस लीडर की ये बात सुनकर नी फेंग उससे कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये सुन के उस लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए नी फेंग को एक पंच मार देता है और उस पंच के इम्पैक्ट की वजह से नी फेंग नीचे जमीन पे आ गिरता है और अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वहाँ पे खड़े सभी लोग उसे घेरने लगते हैं और उनका लीडर नी फेंग से कहता है कि तुम वो डिवाइन फ्लेमिंग पर्ल मेरे हवाले कर दो और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें इन सारे कष्टों से फ्री कर दूंगा। उस लीडर की ये बात सुनकर नी फेंग उससे कहता है तुम बस उस डिवाइन फ्लेमिंग पर्ल के सपने देखो, मैं वो तुम्हें कभी नहीं देने वाला। और ये कहकर नी फेंग अपने पीछे देखता है जहाँ अब उसके लिए सारे रास्ते खत्म हो चुके थे और अब सिर्फ पीछे खाई थी। और अब क्योंकि नी फेंग के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था इसलिए वो उस खाई में कूद जाता है। और ये देखकर वो सभी मार्शल किंग्स भी उस खाई के पास जाकर देखने लगते हैं कि नी फेंग सच में मरा है या नहीं। और नी फेंग को नीचे खाई में गिरते हुए देखकर वो लीडर हंसते हुए कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि नी फेंग इतना ज्यादा बेवकूफ निकलेगा। वही हम नी फेंग को देखते हैं जो नीचे गिरते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसे खत्म होगी, काश मुझे एक और चांस मिल जाता तो मैं अपने फादर को बचा लेता। और उसी के साथ नी फेंग किसी को याद करते हुए कहता है अपने फादर के साथ साथ मैं तुम्हें भी बचा लेता। और ये सब कहते हुए वो नीचे खाई में गिर गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम नी फेंग को देखते हैं जो अपने आप को जिंदा देखकर खुद से ही कहता है कि क्या मैं वाकई जिंदा हूँ या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और ये कहकर वो अपने हाथों को देखने लगता है और अपने हाथों को देखकर नी फेंग शॉक होते हुए कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा यंग हो गया हूँ। और ये कहकर नी फेंग अपने बिस्तर से उठते हुए आसपास की सारी चीजों को काफी गौर से देखने लगता है और उन सभी चीजों और अपने घर को देखकर नी फेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि ये उसका पुराना घर था जहाँ वो अपने फादर के साथ रहता था। अब ये सब देखकर नी फेंग अपने मन में कहता है कि क्या मैं वक्त में पीछे आ गया हूँ। पर नी फेंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो वक्त में पीछे आ गया है। और ये सब सोचते हुए वो दूसरे कमरे में चला गया था जहाँ वो एक चेयर को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे मैं और मेरे फादर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करते थे। और ये सब सोचते हुए नी फेंग अपनी ओल्ड मेमोरीज में चला गया था। वो ये सब याद कर ही रहा था कि तभी नी फेंग की नजर सामने दीवार पे टंगी हुई एक सोर्ड पे जाती है और वो उस सोर्ड को काफी ध्यान से देखते हुए कहता है ये तो लोफी माउंटेन सोर्ड है जो मेरे फादर ने मुझे मेरे जन्मदिन पे गिफ्ट की थी जब मैं 16 साल का था। और ये कहकर वो थोड़ा सोचते हुए कहता है तो अभी लगभग मेरी एज 17 साल होगी। अब नी फेंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और ये देखकर वो खुद से ही कहता है ये तो यंग बॉडी का साइन है। उसके बाद हम नी फेंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जहाँ वो सन एंड फायर स्किल का यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा था। और उसी के साथ अब नी फेंग में कुछ मिस्टीरियस पावर्स भी आ गई थी जिसकी वजह से उसने अपनी बॉडी को काफी इजीली रिफाइन कर लिया था। और अपनी बॉडी को रिफाइन करने के बाद वो खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। अगले सीन में हम नी फेंग के एक अंकल को देखते हैं जो काफी गुस्से से जाकर नी फेंग के पिता जिनका नाम नी टेंग था वो उनका नाम पुकारता है। वही बाहर हो रहे इस शोर को नी फेंग ने भी सुन लिया था और वो कहता है ये तो मेरे फादर और अंकल की आवाज है। और ये कहकर वो डोर के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है जहाँ उसके अंकल नी फेंग के पिता से कहते हैं क्या तुम अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी नी फैमिली ही बेच दोगे। और क्या ये सच है कि तुमने सिर्फ एक एक्सट्रीम यिन पिल के लिए नी फैमिली के पूरे आइलैंड को ही बेच दिया। जिसमें नी टेंग बिना उससे डरे हाँ कह देते हैं। नी टेंग की ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्सा करते हुए नी टेंग से कहता है कि तुम तो ये जानते ही होगे कि अगर हम हमारी नी फैमिली की पूरी इनकम को जोड़ भी दे तो फिर भी हम एक एक्सट्रीम यिन पिल को अफोर्ड नहीं कर सकते। और तुमने जो उस पिल को खरीदने के लिए आइलैंड बेचा है वो सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं था बल्कि वो नी फैमिली के सभी लोगों से बिलोंग करता था। तो फिर तुम बिना किसी के परमिशन लिए उस आइलैंड को कैसे बेच सकते हो। अब ये सुनकर नी टेंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ और इस फैमिली की प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा आपका है उतना हिस्सा मेरा भी है। तो मैं अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच सकता हूँ। पर फैमिली हेड होने के नाते
तो मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि इस सब से हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं होगा और ना ही मैं कभी अपने बेटे के लिए आप लोगों से मदद मांगूंगा। अब ये सुनकर तो नी फेंग अंकल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से नी टेंग से कहता है कि तुम सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी नी फैमिली को ही खतरे में डाल दोगे, इसलिए मैं ये सब नहीं होने दूंगा। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो उसकी टॉक्सिक बॉडी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं तुम इतना ज्यादा खर्चा करके अपने बेटे को बचा लोगे, पर इसकी क्या गारंटी है कि उसकी बॉडी में दोबारा वो हीट पॉइजन नहीं आएगा? और क्या जब दोबारा ऐसा होगा तब फिर तुम दोबारा नी फैमिली की प्रॉपर्टीज को बेचोगे? जिसमें नी फेंग के पिता नी टेंग कहते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए तो मैं अपनी लाइफ तक को खतरे में डाल सकता हूँ और चाहे मुझे उसके लिए अपनी एक एक पाई तक बेचनी पड़े, मैं उसको बचा के रहूंगा। अब ये सुनकर नी फेंग का अंकल और भी जरा भड़क गया था और वो नी टेंग से कहता है तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें नी फैमिली की हेड की पोजीशन से हटा देंगी। मैं अभी एल्डर्स के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। पर नी टेंग को उसकी धमकी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो काफी शांति से उससे कहता है हाँ जरूर जाओ। वही नी फेंग जो ये सारी बातें सुन रहा था वो अपने मन में कहता है फादर ने मुझे बचाने के लिए आइशी आइलैंड की माइन तक को बेच दिया जैसा उन्होंने मेरी पिछली लाइफ में किया था, तो उस हिसाब से आज से 3 महीने बाद फैमिली मीटिंग होगी, इसलिए मुझे इन 3 महीनों के अंदर अंदर स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि मैं अपनी नी फैमिली को बचा पाऊँ। अगले सीन में हमें नी रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंग के पिता उससे मिलने के लिए आए हुए थे और वो फेंग को जगा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वो फेंग के पास बैठते हुए उससे कहते हैं मुझे तो लगा था बगैर यिन पिल के तुम्हारी इस टॉक्सिक बॉडी की हीट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, पर तुम तो बगैर यिन पिल लिए ही होश में आ गए हो, ये तो वाकई कमाल हो गया। और ये कहकर वो फेंग के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो नी फेंग को एक्सट्रीम यिन पिल देते हुए उससे कहते हैं तुम जल्दी से इसे रिफाइन कर लो, इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर की टॉक्सिक हीट कंट्रोल हो जाएगी। अपने फादर की ये बात सुनकर नी फेंग उनसे कहता है फादर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नी फेंग की ये बात सुनकर नी टेंग अपने मन में कहता है कहीं इसने मेरे और सेकंड ब्रदर के बीच में हुई बातें सुन तो नहीं ली और अब शायद ये इसी वजह से ये पिल लेने से इनकार कर रहा है ताकि मेरी फैमिली हेड की पोजीशन खतरे में ना पड़ जाए। और ये सब सोचते हुए नी टेंग नी फेंग से कहते हैं फेंग तुम्हें बाकी चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं नी फैमिली का हेड हूँ और अगर हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी डिवाइड भी होती है तो मुझे उसका आधा हिस्सा मिलेगा, इसलिए तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिक हीट को खत्म करने के लिए ऐसी एक क्या 100 पिल्स भी लेकर आऊंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर नी फेंग उनसे कहता है जब मैं अनकॉन्शियस था तब मैंने अपने मन में एक गॉड एम्परर की बात सुनी थी जो मुझसे कह रहे थे कि मेरे अंदर जो हीट पॉइजन है वो दरअसल प्योर यंग फायर है और अगर मैं अपनी यंग फायर बॉडी को न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ तो मुझे मार्शल आर्ट्स की बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी और जैसे जैसे मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करूंगा वैसे वैसे मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स आती जाएंगी और उसी के साथ ये हीट पॉइजन भी ट्रांसफॉर्म होकर फायर ऑफ प्योर यंग में बदल जाएगी और उसके बाद मेरी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाएगी, इसलिए अब आप मेरे बारे में और ज्यादा परेशान ना हो। नी फेंग की ये बात सुनकर उसके पिता भी सोच में पड़ गए थे और वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम नी फेंग को ये पॉइजन अटैक आया था तब वो बिना यिन पिल के नहीं उठ पाया था, लेकिन आज तो ये बिना यिन पिल के ही उठ गया और उसी के साथ मुझे अब इसकी तबीयत में भी काफी ज्यादा सुधार नजर आ रहा है और मेरे ख्याल से ये जो कह रहा है वो सच ही होगा, शायद सच में गॉड इसकी मदद कर रहे हैं। और तभी नी फेंग अपने पिता से कहता है कि गॉड एम्परर ने मुझे जो स्किल दी थी अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके बारे में मैं आपको कैसे बताऊं। जिसपे नी फेंग के पिता उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में किसी को भी कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गॉड एम्परर ने ये स्किल सिर्फ तुम्हें दी है, इसलिए तुम्हें ये बात किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि मेरे साथ भी नहीं। जिसपे नी फेंग हाँ में अपना सर हिलाता है। मुझे इस स्किल को जल्द से जल्द सीखने के लिए गॉड ने मुझे मेरे मन के जरिए एक फार्मूला भी दिया था और उस फार्मूला को बनाने के लिए मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। मैंने उन इंग्रेडिएंट्स को लेकर उस टेबल के ऊपर रख दिया है, आप प्लीज उसे देख लीजिए। और उन इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए नी फेंग के पिता अपने मन में कहते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बाय करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ सिल्वर कॉइंस लगेंगे, भले ये इंग्रेडिएंट्स कितने भी महंगे हों, पर अगर ये फेंग को उसकी प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं तो मैं कुछ भी करके इसके 1-2 पीस तो बाय कर ही लूंगा। और ये सब सोचते हुए वो नी फेंग से कहते हैं तुम्हें इसके कितने पीसेस की जरूरत है? जिसपे नी फेंग कहता है मुझे इसके 10 पीसेस की जरूरत है। और 10 पीसेस का सुनकर नी फेंग के पिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नी फेंग अपने पिता को उन इंग्रेडिएंट्स के 10 पीसेस लाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर नी फेंग के पिता बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ नी फेंग के पिता अभी भी बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि इन सभी इंग्रेडिएंट्स के 10-10 पीसेस की कीमत लगभग 10,000 सिल्वर कॉइन से भी ज्यादा थी। और ये कीमत अभी उनके लिए बहुत ज्यादा थी क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीम यिन पिल को खरीदने के लिए पहले ही अपना बहुत कुछ बेच दिया था। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे से कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं
मैं तुम्हारे लिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स के 10-10 पीसेज खरीद लाऊंगा। अपने फादर की ये बात सुनकर नीफेंग उनसे कहता है, फादर 10 पीसेज मेरे एक मंथ की प्रैक्टिस के लिए काफी होंगे। नीफेंग की ये बात सुनकर उसके पिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और वो अपने मन में कहते हैं, अगर एक महीने की कीमत इतनी ज्यादा है तो फिर ऐसे तो हमारी पूरी नी फैमिली बहुत ही जल्द कंगाल हो जाएगी। और ये सब सोचते हुए वो नीफेंग से कहते हैं, मैं पहले तुम्हारे लिए 10 पीसेज खरीद कर लाता हूँ, अगले महीने की बात हम बाद में करेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम अगले दिन सुबह नी रेजिडेंस में नीफेंग को एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जो कि चाय पीते हुए अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोच रहा था। और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन करके अपनी की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था, लेकिन जब मैं 12 साल का हुआ तब यंग फायर की वजह से मेरा इनर ब्रेथ जल गया था, जिसके बाद मेरी बॉडी में यंग फायर का हीट पॉइजन बढ़ता ही गया और इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। और उस वक्त मेरे फादर ने मुझे बचाने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत अदा की थी। और मेरी पुरानी मेमोरीज के अकॉर्डिंग जब मेरे फादर ने हाइशी आइलैंड की माइन को बेच दिया था तो तब कुछ दिनों बाद मेरे अंकल ने फैमिली मीटिंग बुलाकर मेरे फादर को फैमिली हेड की पोजीशन से हटा दिया था। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकूं। नीफेंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं, जो नीफेंग को अपने पास बुलाकर उसे कहते हैं कि नीफेंग, मैंने उस एक्सट्रीम यिन पिल को बेच दिया और उसके पैसे से मैं तुम्हारे लिए ये इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लाया हूँ, इसलिए अब तुम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो और मैं जाकर तुम्हारे अगले महीने के इंग्रेडिएंट्स के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। और ये कहते हुए उसके फादर वहाँ से चले गए थे। वहीं नीफेंग उन सारे इंग्रेडिएंट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो जब उन पीसेस को ध्यान से देखता है तो तब उसे वहाँ पे 13 पीसेस दिखते हैं। उसके फादर उसके लिए 10 नहीं बल्कि 13 पीसेस लाए थे। और ये देखकर नीफेंग थोड़ा शॉक हो गया था क्योंकि उन सारे इंग्रेडिएंट्स की कीमत 20,000 सिल्वर कॉइन से भी ज्यादा थी। और ये क्या कि नीफेंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं ये ऊपर वाले 3 पीसेस अपने फादर को दे दूंगा ताकि वो भी अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सके। लेकिन तभी वो थोड़ा सोचते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक तो हाइशी आइलैंड की माइन वाला मैटर भी सोल्व नहीं हुआ और फादर ने फिर से 20,000 सिल्वर कॉइन्स खर्च कर दिए, जिसकी वजह से अब वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे कल फैमिली मीटिंग में जाकर उनकी हेल्प करनी होगी ताकि वो फैमिली के हेड बने रहे। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नीफेंग ने उन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके बहुत सारी मेडिसिन बना ली थी और उसके बाद वो उनमें से एक बोतल की मेडिसिन खाकर वही बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। और थोड़ी ही देर में नीफेंग ने उस मेडिसिन की पावर को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और अपनी पावर को महसूस करते हुए वो खुद से ही कहता है, इस मेडिसिन के इफेक्ट तो वाकई कमाल का है क्योंकि इस मेडिसिन से मेरी कल्टीवेशन स्पीड पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद नीफेंग अपने फादर की हेल्प करने के लिए एंसेस्टर हॉल की तरफ जाने लगता है क्योंकि नी फैमिली की सारी मीटिंग्स एंसेस्टर हॉल में ही होती थी। नीफेंग उस तरफ जा ही रहा था कि तभी नीफेंग के अंकल का बेटा उसका रास्ता रोक लेता है और वो नीफेंग के पास आता है, पर उसकी हाइट नीफेंग से थोड़ी कम थी, इसलिए वो अपने लेग्स की मदद से नीफेंग के बराबर आते हुए उससे कहता है, नीफेंग तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो अब तक तो तुम मर चुके होते। अपने कजन की यह बात सुनकर नीफेंग उससे कहता है, सेम टू यू, तुम भी बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम हमेशा अपने फादर की छाया में छुपे रहते हो। और ये कहकर नीफेंग वहाँ से जाने लगता है और नीफेंग को वहाँ से जाते हुए देखकर उसके कजन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एंसेस्टर हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ नी फैमिली के सभी एल्डर्स आए हुए थे नी टैंग के ऊपर मीटिंग करने के लिए। और तभी नी फैंग के अंकल, जिनका नाम नी टियान जी था, वो एल्डर्स को नी टैंग के खिलाफ भड़काते हुए कहता है, नी टैंग ने नी फैमिली की हेड की पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है क्योंकि इसने अपने बेटे को बचाने के लिए हमारी फैमिली की आधी से भी ज्यादा प्रॉपर्टी को बेच दिया है और कुछ दिन पहले ही इसने हाइशी आइलैंड की माइन को भी बेच दिया था, जिसकी वजह से अब हमारी फैमिली काफी नुकसान में जा रही है। और यही नहीं, इसने परसों ही 20,000 सिल्वर कॉइन्स खर्च करके अपने बेटे की हीट पॉइजन को खत्म करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन ले आया था और ऐसा करते हुए मैंने इसे खुद देखा था। नी टियान जी की ये बात सुनकर नी टैंग भी एक पल के लिए परेशान हो गए थे। उसके बाद नी टियान जी एल्डर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैं बस आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, जब तक नी टैंग नी फैमिली का हेड रहेगा तब तक वो नी फैमिली की प्रॉपर्टीज को इसी तरह बेचता रहेगा अपने बेटे को बचाने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी नी फैमिली कुछ ही महीनों में कंगाल होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर आप लोग ये सब होने से रोकना चाहते हैं तो इस नी टैंग को फैमिली हेड पोजीशन से हटा दें और मुझे नी फैमिली का न्यू हेड बना दें। अगर आप सब ने मुझे नी फैमिली के हेड बना दिया तो मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ मैं नी फैमिली को फिर से टॉप पर ले जाऊंगा। नी टियान जी की ये बात सुनकर सभी एल्डर्स एक एक करके उसकी बातों पर राजी होने लगते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड एल्डर उन सबको शांत करते हुए नी टैंग से कहते हैं, नी टैंग मैं जानता हूँ तुम अपने बेटे को उस पॉइजन से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, पर मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बेटे की बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए तुम अपनी फैमिली की प्रॉपर्टीज उस पर इन्वेस्ट करके बेकार कर रहे हो। और ये कहकर ग्रैंड एल्डर वहाँ पे मौजूद बाकी एल्डर से कहते
कहते हैं नी टेंग ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। ग्रैंड एल्डर की ये बात सुनकर नी टियानजी अपने मन में कहता है कि इस बुढ़े के रहते हुए मेरा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये बुढ़ा हमेशा ही नी टेंग की साइड लेता है। और तभी नी टेंग उन सबको बताता है कि मेरे बेटे की बॉडी का पॉइजन ठीक हो चुका है। और नी टेंग की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नी टियानजी एक के बाद एक लगातार नी टेंग पे इल्जाम लगाए जा रहा था, पर ग्रैंड एल्डर नी टेंग को एक और चांस देने को कहते हैं, क्योंकि नी टेंग ने नी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया था। और तभी नी टेंग उन सबको बताता है कि मेरे बेटे की बॉडी से हीट पॉइजन खत्म हो गया है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सभी लोग नी टेंग की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। तभी नी टियानजी उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, डॉक्टर ने हमें बिल्कुल क्लियर बताया था कि नी फेंग की बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन हीट का कोई भी इलाज नहीं है, तो फिर भला उसकी बॉडी की पॉइजन हीट एक सिंगल एक्सट्रीम जिन पिल से कैसे ठीक हो गई। नी टियान की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी एल्डर्स भी नी टियान का साथ देते हुए कहते हैं कि नी टियान बिल्कुल ठीक कह रहा है। और ये देखकर नी टियानजी एक बार फिर से नी टेंग पे इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुम अपनी फैमिली हेड की पोजीशन को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो, और मुझे पता है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम कुछ और टाइम के लिए फैमिली हेड बने रहो, और जब दोबारा तुम्हारे बेटे की बॉडी के अंदर हीट पॉइजन एक्टिवेट होगा तब तुम दोबारा इसी तरह हमारी नी फैमिली की प्रॉपर्टीज को बेचोगे अपने बेटे को ठीक करने के लिए। पर इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नी फेंग वहाँ आते हुए उन सब से कहता है, मेरे फादर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी बॉडी की हीट पॉइजन खत्म हो गई है। और नी फेंग की ये बात सुनकर सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं नी फेंग का कजन नी फाई भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, और वो खुद से ही कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। वहीं नी टियानजी नी फेंग को वहाँ देखकर उससे कहता है, तुम जानते हो ना असिस्टेंट हॉल के अंदर क्लैन के एल्डर्स की मीटिंग होती है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पे नी फेंग अपने अंकल से कहता है, आप मेरे फादर की बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही यहाँ आकर आपको बता दूं कि मेरी बॉडी की पॉइजन हीट अब जा चुकी है। जिस पे नी टियानजी उससे कहता है, पर हम सब कैसे यकीन कर लें कि तुम्हारी बॉडी की पॉइजन हीट जा चुकी है, क्या तुम ये साबित कर सकते हो। जिस पे नी फेंग अपने अंकल से कहता है, हाँ क्यों नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी मैं अपनी इनर ब्रेथ को एक्टिवेट करता था तब मेरी बॉडी की पॉइजन हीट एक्टिवेट हो जाती थी, पर अब अगर मैं आप सबको अपनी इनर ब्रेथ एक्टिवेट करके दिखा दूं, वो भी बिना पॉइजन हीट के, तो क्या इससे आप सबको यकीन हो जाएगा कि मेरी बॉडी की पॉइजन हीट अब वाकई जा चुकी है। नी फेंग की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद एल्डर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि नी फेंग एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और मार्शल आर्ट्स में तो उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। अगर उसकी बॉडी में वो पॉइजन हीट नहीं आई होती तो अब तक वो चक्रस ओपनिंग के मिड स्टेज पे पहुंच चुका होता। जिस पे एक दूसरा एल्डर कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए हमें एक बार नी फेंग की इनर ब्रेथ को देखना चाहिए। और एल्डर्स की ये बात सुनकर नी टियानजी नी फेंग से कहता है, हम तुम्हारी इनर ब्रेथ के साथ साथ तुम्हारे मार्शल आर्ट्स की एबिलिटीज को भी देखना चाहते हैं। और ये कहकर नी टियानजी अपने बेटे को नी फेंग के साथ एक फ्रेंडली फाइट करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम नी फेंग और नी फाई को बैटल ग्राउंड में आमने सामने देखते हैं, और उन दोनों को आमने सामने देखकर नी टियानजी अपने मन में कहता है कि नी फाई अभी चक्रस ओपनिंग के मिड स्टेज पे है, वहीं नी फेंग ने तो जस्ट अभी इनर ब्रेथ को एक्टिवेट किया है और वो अभी इनर ब्रेथ के फर्स्ट लेवल पे होगा, इसलिए नी फाई नी फेंग को आसानी से हरा देगा और उसके बाद मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। दरअसल नी टियानजी ये सब नी टेंग को झूठा साबित करने के लिए कर रहा था, ताकि सभी एल्डर्स उसको फैमिली हेड की पोजीशन से हटाकर उसे फैमिली हेड बना दे। और नी टियानजी सोचता है कि अगर मेरे बेटे ने नी फेंग को हरा दिया तो न सिर्फ नी टेंग का झूठ सामने आएगा, बल्कि उसी के साथ मेरा बेटा भी नी फैमिली में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। और नी टियानजी इसी तरह की बातें सोचते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी नी टेंग नी फेंग के पास आते हुए उससे कहते हैं, नी फेंग तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम फ्लाइंग फ्लावर पंच का यूज करो जो तुम्हारी इनर ब्रेथ की पावर को दिखाने के लिए काफी होगा। जिसपे नी फेंग अपने फादर से कहता है, ओके फादर मैं समझ गया। और तभी नी फाई नी फेंग से कहता है, मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना पावरफुल अटैक किया। और ये कहकर नी फाई अपने ओरा को अपनी फिस्ट में सर्कुलेट करते हुए फॉलिंग बिल्डिंग फिस्ट टेक्निक का यूज करके नी फेंग पे अटैक कर देता है, पर नी फेंग बहुत ही इजीली उसके अटैक से बचते हुए फ्लाइंग फ्लावर पंच से उस पे अटैक कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से नी फेंग लुढ़कता हुआ अपनी फादर की गोद में जा गिरता है। और ये देखकर नी टेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वो सोचते
सोचते हुए अपने मन में कहते हैं नीफाई चक्रस ओपनिंग के मिड स्टेज पे है, जो कि हमारी फैमिली का एक गॉड गिफ्टेड डिसाइबल है। वहीं नीफेंग ने कई सालों तक पॉइजन हीट के चलते प्रैक्टिस नहीं की और अब उसने सिर्फ 3 दिन की कल्टीवेशन से ही नीफाई को एक सिंगल स्ट्राइक में हरा दिया। इसका मतलब है नीफेंग जो कह रहा था वो सब सच था। नीफेंग को वाकई गॉड एम्परर ने कोई लेजेंडरी स्किल दी है। और तभी नी टियांजी अपने बेटे को कान से पकड़ते हुए दोबारा नीफेंग का सामना करने के लिए आगे कर देता है और नीफाई नीफेंग के सामने आते हुए उससे कहता है ये बारी काउंट नहीं होगी, मैं दोबारा तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और नीफेंग भी दोबारा मैच के लिए खुशी से मान गया था। ये देखकर नीफाई एक बार फिर से अपने पंच से नीफेंग पे अटैक करता है, पर नीफेंग फ्लाइंग फ्लावर पंच का यूज करते हुए उसके पंच को रोकते हुए उल्टा उसे ही एक पंच मार देता है, जिससे नीफेंग उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। ये देखकर नी टियांजी हैरान होते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और नीफेंग का ये पावरफुल पंच देखकर सभी एल्डर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी ग्रैंड एल्डर खड़े होते हुए कहते हैं इसकी इनर ब्रेथ तो चक्रस ओपनिंग के कल्टीवेटर से भी कई ज्यादा पावरफुल है और मैंने आज तक ऐसा पावरफुल फ्लाइंग फ्लावर पंच नहीं देखा। और ये कहकर ग्रैंड एल्डर नीफेंग को विनर घोषित कर देते हैं और वो सबको बताते हैं कि नीफेंग की बॉडी से पॉइजन हीट वाकई अब जा चुकी है। और ग्रैंड एल्डर की ये बात सुनकर सभी एल्डर्स भी नीफेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं ये तो वाकई हमारी नी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और तभी उनमें से एक एल्डर नीफेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि भले ही नीफेंग ने कई सालों तक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन आज भी नीफेंग की मार्शल आर्ट स्किल्स का हमारी फैमिली में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। नीफेंग वाकई एक मार्शल आर्ट जीनियस है जिसने इतनी जल्दी फ्लाइंग फ्लावर पंच को भी सीख लिया। इसकी स्किल्स और कल्टीवेशन को देखते हुए मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में जरूर एक ग्रेट मास्टर बनेगा। और उसके बाद इसी तरह सभी एल्डर्स एक एक करके नीफेंग की तारीफें करने लगते हैं, जिसे सुनकर नी टियांजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नी टियांजी और उसका बेटा आगे क्या चाल चलते हैं। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नीफेंग ने नीफाई को लगातार 2 बार हरा दिया था और ये देखकर सभी एल्डर्स उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, जिसके बाद वो सभी नीफेंग की तारीफ करते हैं। और ये देखकर नी टियांजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ नी टियांजी गुस्सा करते हुए खुद से ही कहता है मैंने इस लड़के को समझने में गलती कर दी। वहीं नीफाई जो नीचे गिरा हुआ था उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह दोबारा खड़े होते हुए नीफेंग से कहता है ये दोनों राउंड काउंट नहीं होंगे, मैं दोबारा तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जिस पे नीफेंग नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है मुझे लगता है अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। नीफेंग की ये बात सुनकर नीफाई उससे कहता है मैंने पहली 2 फाइट्स में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि मैं चक्रस ओपनिंग के मिड स्टेज पे था और तुमने जस्ट अभी अभी इनर ब्रेथ में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए अभी तक मैंने अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया था। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इनर ब्रेथ के इनिशियल स्टेज पे होते हुए मुझे हरा सकते हो, इसलिए मैं तुमसे दोबारा फाइट करना चाहता हूँ और इस बात मैं पक्का तुम्हें हरा दूंगा। अपने बेटे नीफाई की ये बात सुनकर नी टियांजी सभी एल्डर से कहता है नीफाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, नीफेंग अभी जस्ट इनर ब्रेथ के इनिशियल स्टेज पे है जबकि नीफाई चक्रस ओपनिंग के मिड स्टेज पे है, इसलिए उसने नीफेंग को अंडर एस्टिमेट किया था जिसकी वजह से वो लगातार 2 बार हार गया। नी टियांजी की यह बात सुनकर एक एल्डर कहता है रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, हम सब ने नीफेंग की पावर को देखा है और अब मुझे नहीं लगता कि नीफेंग को दोबारा फाइट करने की कोई भी जरूरत है। जिसपे एक दूसरा एल्डर नीफेंग की तारीफ करते हुए कहता है नीफेंग हमेशा से ही हमारी फैमिली के एक जीनियस लड़का रहा है और अगर वह बीमार ना हुआ होता तो आज वो इस पूरी सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल होता, इसलिए अब नीफेंग को दोबारा फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी एक दूसरे एल्डर कहते हैं नीफेंग ने फ्लाइंग फ्लावर पंच में इतनी जल्दी मास्टरी हासिल कर ली, ये वाकई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और ये कहकर वो एल्डर नीफाई से कहते हैं नीफाई हम सब देख चुके हैं कि तुम नीफेंग का सामना नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपनी कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पे ध्यान दो और अगर तुमने दोबारा नीफेंग के साथ फाइट करने की कोशिश की तो मुझे यकीन है तुम दोबारा हार जाओगे। उस एल्डर की ये बात सुनकर नीफाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी एल्डर से कहता है मैं आप सबको दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं ही नी फैमिली का सबसे टैलेंटेड लड़का हूँ। और ये कहकर नीफाई फॉलिंग बिल्डिंग टेक्निक का यूज करते हुए नीफेंग पे एक बार फिर से अटैक कर देता है, जिसमें वो एक के बाद एक कई सारे पंचेस लगातार नीफेंग को मारे जा रहा था, पर नीफेंग बहुत ही आसानी से उसके पंचेस को रोक रहा था। और तभी नीफेंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो नीफाई से कहता है अब मैं तुम्हें फॉलिंग बिल्डिंग टेक्निक की ट्रू पावर दिखाता हूँ। और ये कहकर नीफेंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए नीफाई पे अटैक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे
पे पंचेस की बरसात करने लगते हैं, लेकिन नी फेंग के पंचेस की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिन्हें नी फेंग रोक नहीं पा रहा था और वो नी फेंग के पंचेस के इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा पीछे हो गया था। ये देखकर नी फेंग अपने हाथ में अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करते हुए एक बहुत ही पावरफुल पंच नी फेंग को मार देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से नी फेंग बहुत ज्यादा पीछे चला गया था। और नी फेंग की ऐसी पावर देखकर सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो खुद से ही कहते हैं क्या वाकई नी फेंग इनर ब्रेथ के इनिशियल स्टेज पे है। वहीं नी फेंग भी हार ना मानते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए नी फेंग के साथ फाइट करने लगता है और हमें उन दोनों के दरमियान मार्शल आर्ट्स की एक बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिलती है। लेकिन नी फेंग नी फेंग पे भारी पड़ रहा था और तभी नी फेंग नी फेंग को एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है, जिसकी वजह से नी फेंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और ये देखकर नी टियानजी भागते हुए अपने बेटे के पास आता है क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। पर नी फेंग बिल्कुल ठीक था और अपने बेटे को सही सलामत देखकर नी टियानजी कहता है थैंक गॉड ये बिल्कुल ठीक है, मुझे तो लगा था नी फेंग के पंच की वजह से ये बहुत ज्यादा घायल हो गया होगा। तभी नी फेंग नी फेंग के पास आते हुए उससे कहता है क्या तुम दोबारा फाइट करना चाहते हो, जिसपे नी फेंग डरते हुए ना में अपना सर हिलाता है। और ये देखकर नी टियानजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहता है तुम हमेशा ही मुझे शर्मिंदा करते हो। और ये कहकर नी टियानजी अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चला गया था। तभी ग्रैंड एल्डर नी फेंग के पास आते हुए उससे कहते हैं तुमने फ्लाइंग फ्लावर पंच के साथ साथ फॉलिंग बिल्डिंग फिस्ट में भी मास्टरी हासिल कर ली, तुम्हारी स्किल्स तो वाकई कमाल की हैं। मुझे लगता है तुम कई सालों से इन टेक्निक्स की हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। और वो शर्मिंदा होते हुए कहते हैं बस हमने ही तुम पे ध्यान देना छोड़ दिया था, जो कि हमारी गलती थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गाइस अब से नी फेंग के फादर का नाम नी टियान होंग होगा क्योंकि नी फेंग और नी टेंग बिल्कुल ही सेम लगता है, इसलिए मैं ये नाम चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रैंड एल्डर नी टियान होंग से कहते हैं नी टियान होंग तुमने बिल्कुल ठीक किया नी फेंग के लिए मेडिसिन बाय करके, क्योंकि एक ऐसे मार्शल आर्ट्स जीनियस के सामने लाखों सिल्वर कॉइन्स भी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर नी फेंग जैसा पावरफुल और जीनियस कल्टीवेटर हमारी फैमिली में होगा तो तभी हमारी फैमिली इस सिटी में सर्वाइव कर पाएगी। जिसपे बाकी सभी एल्डर्स भी ग्रैंड एल्डर का साथ देते हुए कहते हैं नी फेंग नी फैमिली का सक्सेसर है और फ्यूचर में इसे ही नी फैमिली को संभालना है। उस एल्डर की ये बात सुनकर एक दूसरे एल्डर कहते हैं नी टियान होंग मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी फैमिली हेड की पोजीशन अपने बेटे नी फेंग को दे देनी चाहिए, जिसपे सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम नी फेंग को अपने रूम में देखते हैं जहाँ नी फेंग कल्टीवेट कर रहा था और वो कल्टीवेट करते हुए खुद से ही कहता है मैं इनर ब्रेथ के मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच गया हूँ और अब नेक्स्ट मुझे चक्रस ओपनिंग में ब्रेक थ्रू करना होगा। और ये कहकर नी फेंग हमें बताता है कि हमारी बॉडी में 12 स्टैंडर्ड मेरिडियंस हैं और 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैं और चक्रस ओपनिंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स को अनब्लॉक करना होगा और उन 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स को अनलॉक करने के बाद हमारे इनर ब्रेथ की पावर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, जिसे ग्रेट रेवोल्यूशन कहा जाता है और उससे हमारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और नी फेंग ने हमें ये सब बताते हुए अपनी पहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन को ओपन कर लिया था, जिसके बाद नी फेंग खुद से ही कहता है मेरी मेरिडियंस पहले से अब काफी ज्यादा रिकवर हो चुकी है। और ये कहकर नी फेंग कहता है अब शायद उसका वक्त आ गया है, जिसके बाद नी फेंग वहीं बैठकर अपनी सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियंस को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। अगले सीन में हम नी फेंग को एक मार्केट के अंदर देखते हैं जहाँ वो घूमते घूमते एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाता है जिसका नाम वंगहाई रेस्टोरेंट था। और उस रेस्टोरेंट को देखते हुए नी फेंग अपने मन में कहता है मेरी पिछली लाइफ की मेमोरीज के मुताबिक आज इस रेस्टोरेंट में नी फैमिली और सी फैमिली के यंगर ग्रुप के दरमियान फाइट होने वाली है। और इसी तरह नी फेंग अपनी मेमोरीज को याद करते हुए उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और वो अपने मन में कहता है इस फाइट में मैंने अपने 2 कजन्स नी यू और नी रुन को खो दिया था, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और इसलिए ही नी फेंग पहले ही इस रेस्टोरेंट में आ गया था ताकि वो अपने कजन्स को बचा सके, क्योंकि नी यून और नी रू दोनों ही नी फेंग के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे और वो उसकी काफी ज्यादा केयर भी करते थे, इसलिए नी फेंग किसी भी हालत में उनको बचाना चाहता था। और नी फेंग हमें बताता है कि जब मेरी पिछली लाइफ में मेरे दोनों कजन्स मारे गए थे तब मेरे अंकल ने सी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए उनके एक यंग मास्टर को मार दिया था, जिसके बाद नी फैमिली और सी फैमिली के दरमियान हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। और उसके बाद सी फैमिली ने कियो फैमिली के साथ मिलकर हमारी नी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तभी दोनों फैमिली के ग्रुप्स वंगहाई रेस्टोरेंट में आ गए थे, जिसका पता नी फेंग को भी चल गया था। और नी फेंग ने अपनी मेडिसिन की एक बोतल की पावर को भी कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से अब उसकी पावर भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और उन दोनों ग्रुप्स के होटल में आते ही नी फेंग भी अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए उनकी तरफ निकल गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वेंग हाई रेस्टोरेंट के अंदर सी फैमिली और नी फैमिली के दोनों यंगर ग्रुप्स को आमने सामने देखते हैं और ये देखकर उस होटल का सर्वेंट अपने मालिक से पूछता है, सर ये लोग क्या चाहते हैं? जिसपे होटल का मालिक उस सर्वेंट को बताता है कि सी फैमिली और नी फैमिली दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और यहाँ तक कि इन दोनों फैमिलीज की यंगर जनरेशन भी एक दूसरे को देखने तक पसंद नहीं करते। इसीलिए ये साल में कई बार यहाँ आकर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और ज्यादातर ये एक दूसरे को चैलेंज करने के लिए हमारे ही होटल को चुनते हैं। अपने मालिक की यह बात सुनकर वो सर्वेंट अपने मालिक से कहता है, पर सर इससे तो हमारे होटल को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जिसपे होटल का मालिक उस सर्वेंट को बताता है कि ये दोनों ग्रुप्स डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये लोग रूल्स के मुताबिक ही फाइट करते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जस्ट अपने प्राइड के लिए यहाँ पे फाइट करने आते हैं। और अब तो मेरा दिमाग खाना बंद करो और इस फाइट को देखने के लिए आने वाले लोगों का जाकर स्वागत करो। अपने मालिक की ये बात सुनकर वो सर्वेंट भी अपने काम में लग गया था। वहीं उन दोनों फैमिलीज के बीच फाइट देखने के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए थे और तभी उनमें से एक आदमी कहता है, वेल इन दोनों फैमिलीज के लोग एक बार फिर से आमने सामने आ गए। आखिर ये लोग एक महीने में कितनी बार फाइट करते हैं और क्या ये लोग इस तरह से फाइट करते हुए थकते नहीं हैं, जो ये लोग बार बार एक दूसरे को चैलेंज करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। वहीं नी फेंग भी वहाँ आ गया था और तभी नी उन सी फैमिली के यंग मास्टर जिसका नाम सी चैन जोंग था उससे कहता है, तो इस बार तुम किस तरह से फाइट करना चाहते हो? जिसपे सी चैन कहता है, पहले की तरह इस बार भी हमारे दोनों ग्रुप्स के दरमियान 3 राउंड्स होंगे और जो भी इन तीनों राउंड्स को जीतेगा वो ये चैलेंज भी जीत जाएगा। और पिछली बार की फाइट में तुम लोगों ने यंग मास्टर कियो के बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, इसलिए अगर तुम इस बार हार गए तो तुम्हारे साथ वाली ये लड़की इसको मास्टर कियो के सामने झुककर माफी मांगनी होगी। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम नीरू था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो सी चैन से कहती है, ऐसा बस तुम्हारे ड्रीम्स में ही होगा। नीरू की यह बात सुनकर सी चैन उनकी फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो इसका मतलब है तुम लोगों को अपनी पावर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए तुम ये बेट लगाने से डर रहे हो। और ये कहकर सी चैन नी उनसे कहता है, अब जब तुम लोग हमसे कम्पीट नहीं करना चाहते तो फिर चुपचाप सरेंडर कर दो और मास्टर कियो के सामने 3 बार झुककर उनसे माफी मांगो। अब तुम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हो ये तुम पे है। और तभी यंग मास्टर कियो खड़ा होते हुए कहता है, नो नो, इन लोगों को 3 बार नहीं बल्कि 10 बार मेरे सामने झुकना होगा, बल्कि 10 बार भी नहीं, इन लोगों को 100 बार मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी मैं इन लोगों को माफ करूंगा। यंग मास्टर कियो की यह बात सुनकर नी फाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर नी ने उसे रोक लिया था। वहीं उन लोगों की फाइट देखने के लिए आए हुए लोगों में से एक आदमी कहता है, ये क्या हो रहा है? ये तो कियो फैमिली का यंग मास्टर है और ये इन दोनों फैमिलीज के बीच की फाइट में इंटरफेयर क्यों कर रहा है? जिसपे एक दूसरा आदमी कहता है, अब जब यंग मास्टर कियो खुद यहाँ आया है तो आज की फाइट शांति से तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाली, आज जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ बुरा होगा। वही सी चैन नी फैमिली के ग्रुप से कहता है, तुम लोगों ने यंग मास्टर कियो की बात सुन ली ना, तो अब तुम लोग बताओ, तुम लोग हमसे कम्पीट करना चाहते हो या तुम लोग डायरेक्ट ही यंग मास्टर कियो के सामने झुककर उनसे माफी मांगोगे? सी चैन की यह बात सुनकर नी उनसे कहती है, ब्रदर मैं चाहती हूँ कि हम कम्पीट करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि नी फैमिली कभी भी सी फैमिली से नहीं हारेगी, पर अगर हम हार भी गए तो मैं उस कियो से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। नीरू की यह बात सुनकर नी फैमिली का जोश वापस लौट आया था और वो कम्पीट करने के लिए तैयार हो गए थे। और तभी नी फाई सी चैन से कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। और ये कहकर नी फाई आगे बढ़ने लगता है, पर नीरू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया था और वो सी चैन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हमारी नी फैमिली की तरफ से पहली फाइट मैं करूंगा, तुम्हारी फैमिली से पहले कौन आना चाहता है? और ये कहकर नी सोचते हुए अपने मन में कहता है, मैं चक्रस ओपनिंग रियलम की पीक स्टेज पे हूँ और उसी के साथ मैंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स को भी अनलॉक कर लिया है। पर अगर हम सी फैमिली की यंग जनरेशन को देखें तो उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल सी चैन ही है, जो कि मेरी तरह ही चक्रस ओपनिंग रियलम की पीक स्टेज पे है, पर उसने अभी तक अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स को अनलॉक नहीं किया। तो इस हिसाब से मैं सी चैन से ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं काफी इजीली उसे हरा सकता हूँ। तो अगर पहली फाइट मेरे और सी चैन के दरमियान होती है तो हमारी नी फैमिली पहला राउंड तो जीत ही जाएगी। और नी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक लड़का आते हुए उससे कहता है कि पहली फाइट मैं तुमसे करना चाहता हूँ। उस लड़के को देखकर नी हैरान होते हुए उस लड़के से कहता है, तुम कौन हो? मैंने आज से पहले तो कभी भी तुम्हें सी फैमिली के अंदर नहीं देखा। जिसपे वो लड़का नी उनसे कहता है कि मेरा नाम सी फेंग है और सी फैमिली की तरफ से पहली फाइट मैं तुमसे करना चाहता हूँ। सी चैन की यह बात सुनकर नी अपने मन में कहता है, नहीं ऐसा कोई भी लड़का सी फैमिली के अंदर नहीं है, जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। वही नी उनको परेशान देखकर सी फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी वहाँ पे नी फेंग आते हुए कहता है, नी फैमिली की तरफ से पहली फाइट मैं करूंगा। और नी फेंग को हाथ देकर नीरू भागते हुए नी फेंग के पास आकर उससे कहती है, नी फेंग तुम यहाँ क्यों आए हो? वही नी भी हैरान होते हुए नी फेंग से कहता है, क्या अभी अभी जो तुमने कहा वो सच था? क्या सी फैमिली से पहली फाइट तुम करना चाहते हो? जिसपे नी फेंग नी उनसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, सी फैमिली से पहली फाइट मैं करूंगा। नी फेंग की ये बात सुनकर नी फाई उससे कहता है, नी फेंग मैं जानता हूँ तुम पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और इवन तुमने मुझे भी हराया था, पर उस वक्त बस तुम लकी थे, लेकिन ये एक रियल फाइट है
इसलिए तुम पीछे हट जाओ। वहीं नी यून भी नी फेंग से कहता है कि नी फेंग तुम जल्दबाजी मत करो और पहली फाइट मुझे ही करने दो, क्योंकि इस लड़के को आज से पहले मैंने कभी भी सी फैमिली के अंदर नहीं देखा और मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। हो सकता है ये लड़का हम सबसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए नी फैमिली की तरफ से पहली फाइट मुझे करने दो। नी यून की ये बात सुनकर नी फेंग के फेस पे एक स्माइल आ गई थी और वो नी यून को सी फेंग के बारे में बताते हुए कहता है, बिग ब्रदर, इस लड़के का नाम कियो यून फेंग है और ये आपकी तरह ही चक्रस ओपनिंग रियलम के पीक स्टेज पे है, पर इसी के साथ इस लड़के के पास स्प्रिंग ड्रेसल स्वॉर्डमैनशिप की स्किल भी है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्किल है, इसलिए आप इस लड़के को नहीं हरा सकते। नी फेंग की ये बात सुनकर यून फेंग उससे कहता है, ओ तो तुम मुझे जानते हो। जिसपे नी फेंग उससे कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस लूजर को भी जानता हूँ। और ये कहकर नी फेंग यंग मास्टर कियो की तरफ इशारा करता है। इस गिगलो का नाम कियो यू है, जो कि कियो फैमिली की मेन ब्रांच से बिलोंग करता है और ये जस्ट अभी इनर ब्रेथ के इनिशियल स्टेज पे है। और तुम कियो यून फेंग भले ही इससे ज्यादा पावरफुल हो, पर क्योंकि तुम कियो फैमिली की साइड ब्रांच से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम्हें इस लूजर की बात माननी पड़ती है। अब नी फेंग की यह बात सुनकर यंग मास्टर कियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा करते हुए नी फेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूजर कहने की? लूजर तो तुम हो, बल्कि तुम्हारी पूरी नी फैमिली ही लूजर है और मैं कहां से तुम्हें एक गिगलो की तरह दिखता हूँ? क्या मैंने तुमसे भीख मांगी है जो तुम मुझे गिगलो कह रहे हो? और यंग मास्टर कियो की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं यून फेंग को सोचते हुए अपने मन में कहता है, हम बहुत लंबे अरसे से यहाँ पे नहीं आए और इवन हमें यहाँ पे कोई भी नहीं जानता, तो फिर ये लड़का हमारे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? और तभी यंग मास्टर कियो यून फेंग से कहता है, यून फेंग तुम किसका वेट कर रहे हो? जाओ और इस लड़के को जाकर मजा चखाओ और तुम इसके दोनों बाजू काट कर इसे एक रियल लूजर बना दो। पर उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू होती उससे पहले ही नी यून सी चैन से कहता है, सी चैन ये फाइट हमारी दोनों फैमिलीज के बीच की है, तो तुम इसमें बाकी लोगों को इन्वॉल्व करके गलत कर रहे हो। अगर तुम हमसे फाइट करना चाहते हो तो हमसे पर्सनली फाइट करो, तुम बाकी फैमिलीज के लोगों को इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? नी यून की यह बात सुनकर यून फेंग उससे कहता है, अब ये फाइट सिर्फ तुम दोनों फैमिलीज के बीच की नहीं रही, अब तो मैं इस लड़के को मार के ही यहाँ से जाऊंगा। और ये कहकर यून फेंग ने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया था और ये देखकर नी फेंग ने भी अपनी फैमिली के लोगों को पीछे हटने के लिए कह दिया था और उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई थी। यहाँ नी फेंग भी अपनी सोर्ड से यून फेंग के साथ फाइट कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे पे अपने कई सारे अटैक्स करते हैं, पर उन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था। और नी फेंग की पावर्स को देखते हुए नी फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और नी फेंग की पावर्स को देखते हुए कहता है, ये तो चक्रस ओपनिंग रियलम में पहुंच गया है और इसी के साथ इसने अपनी 2 वेसल्स को भी अनलॉक कर लिया है। 10 दिन पहले नी फेंग इनर ब्रेथ के इनिशियल स्टेज पे था और सिर्फ 10 दिन के अंदर ही इसने न सिर्फ चक्रस ओपनिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया, बल्कि उसी के साथ इसने अपनी 2 वेसल्स को भी अनलॉक कर लिया। ये नी फेंग अचानक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? वहीं बाकी लोग भी नी फेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, नी फेंग तो वाकई एक जीनियस है और इसने अपनी बॉडी से टॉक्सिक हीट खत्म होने के बाद इतनी जल्दी 2 वेसल्स को भी अनलॉक कर लिया और न सिर्फ उन्हें ओपन किया है बल्कि उन पे पूरी तरह से मास्टरी भी हासिल कर ली है। ये सुनकर एक दूसरा लड़का कहता है, मुझे तो लगता है एक जीनियस भी इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकता, ये तो एक कल्टीवेशन मोस्टर है जिसने इतनी जल्दी खुद को इतना पावरफुल बना लिया। और वो लोग इसी तरह नी फेंग की तारीफें करने लगते हैं। इवन सी फैमिली के लोग भी नी फेंग की तारीफ कर रहे थे और ये सुनकर सी चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर इस नी फेंग को क्या हो गया? ये इतने कम टाइम में एक लूजर से एक जीनियस कैसे बन गया? क्या नी फैमिली के हाथ कोई खास ट्रेजर लगा है? वही नी फेंग अभी भी लगातार यून फेंग पे अटैक किए जा रहा था और ये देखकर यून फेंग नी फेंग से कहता है, भले ही तुमने अपनी 2 वेसल्स को ओपन कर लिया है, पर इस पावर के साथ तुम कभी भी मुझे नहीं हरा पाओगे। और ये कहकर वो नी फेंग के गले को निशाना बनाते हुए अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, पर नी फेंग ने बहुत इजीली उसके अटैक को डॉज कर दिया था। और नी फेंग की ऐसी कमाल की स्किल्स देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। पर तभी यून फेंग अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके ड्रेजल सोर्ड से नी फेंग पे अटैक कर देता है, जिससे नी फेंग के ऊपर सोर्ड्स की बारिश होने लगी थी। ये देखकर नी फेंग कहता है, मुझे लगता है अब इस फाइट को खत्म करने का वक्त आ गया है। और ये कहकर नी फेंग भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी सोर्ड से एक फायर टोर्नेडो बनाकर यून फेंग पे अटैक कर देता है। और नी फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि यून फेंग भी इसे रोक नहीं पाया था और उसके हाथ से उसकी सोर्ड भी गिर गई थी और इसी के साथ नी फेंग ये फाइट जीत चुका था। और ये देखकर नी फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं यून फेंग का पूरा हाथ ही टूट गया था और ये देखकर वो नी फेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की? अब तो मैं कियो फैमिली जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर नी फेंग यून फेंग से कहता है, तुम्हें क्या लगा था ये कोई गेम चल रही है जिसमें तुम्हें चोट नहीं लगेगी? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नी फेंग ने युन फेंग को हरा दिया था और ये देखकर नी फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां नी युन सी चैन से कहता है, नी फैमिली की तरफ से सेकंड बैटल के लिए मैं आऊंगा और तुम्हारी सी फैमिली की तरफ से मेरा मुकाबला करने के लिए कौन आना चाहता है। नी युन की ये बात सुनकर सी चैन सोचते हुए अपने मन में कहता है, मैंने तो सोचा था युन फेंग नी युन को पहले राउंड में हरा देगा और अगर नी युन एक बार हार जाता तो बाकी पूरी नी फैमिली को मैं अकेला ही संभाल लेता, पर अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि युन फेंग तो पहला ही राउंड हार गया। और ये सब सोचते हुए सी चैन युन फेंग की सोर्ड को उठाकर यंग मास्टर कियो से कहता है, यंग मास्टर क्या आप अभी भी इनके साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं? जिसपे यंग मास्टर कियो कहता है, हाँ क्यों नहीं, अभी तो ये मुकाबला शुरू हुआ है। और ये कहकर वो अपने एक एल्डर जिसका नाम फन है था उसे आगे आने के लिए कहता है। और उसके बाद यंग मास्टर कियो नीरू को देखते हुए अपने एल्डर से कहता है, तुम मेरे लिए जाकर उस लिटिल ब्यूटी को पकड़ लाओ। अपने यंग मास्टर की यह बात सुनकर वो एल्डर भी सामने आ गया था और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग कियो फैमिली और सी फैमिली के खिलाफ बातें करते हुए कहते हैं, ये दोनों फैमिलीज तो बहुत ही ज्यादा घटिया हैं। ये लोग एक यंगर जनरेशन की फाइट में एक एल्डर को कैसे ला सकते हैं? और उसके बाद वो लोग इसी तरह सी फैमिली और कियो फैमिली के खिलाफ बातें करने लगते हैं। पर तभी वो एल्डर अपना ऑरा रिलीज करते हुए एक जंप लगाकर सामने आता है और उस एल्डर की पावर्स को देखकर सभी लोग चुप हो गए थे क्योंकि वो एल्डर ब्लड चेंजिंग रियलम में था और नी फैमिली की यंग जनरेशन उसका सामना नहीं कर सकती थी। ये देखकर वहाँ पे खड़ा एक आदमी सोचते हुए कहता है, ये तो नी फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मुझे जल्द से जल्द नी फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और ये कहकर वो आदमी नी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से चला गया था। वहीं ये सब होता हुआ देखकर नी फेंग के फेस पे एक स्माइल आ गई थी और वो आगे आते हुए कहता है, हम लोग यंगर जनरेशन बैटल के लिए एग्री हुए थे, पर सी फैमिली ने हमसे लड़ने के लिए ना सिर्फ कियो फैमिली की मदद ली बल्कि अब वो हमसे लड़ने के लिए एक ब्लड चेंजिंग रियलम के वरीयर को भी सामने ले आए हैं। और ये सब कहकर नी फेंग सी फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारी सी फैमिली इतनी ज्यादा कमजोर है जिससे नी फैमिली की यंगर जनरेशन से लड़ने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है? नी फेंग की ये बात सुनकर सी चैन एक पल के लिए बुखला गया था और वो क्या बोले उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कहता है, हमने तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ सबक सिखाने के लिए बुलाया था और तुम लोगों से फाइट करने का हमारा कोई भी प्लान नहीं था। सी चैन की ये बात सुनकर नी फेंग हंसते हुए कहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेशरम हो। अब नी फेंग को इतनी बहादुरी से बात करते हुए देखकर वो एल्डर नी फेंग से कहता है, यंग मैन तुम वाकई बहुत ज्यादा बहादुर हो, पर शायद तुम भूल रहे हो तुम एक ब्लड चेंजिंग रियलम के वॉरियर के सामने खड़े हो, इसलिए अब कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर नी फेंग उससे कहता है, नी फैमिली अभी तक इतनी कमजोर नहीं हुई कि वो तुम्हारे जैसे एक वॉरियर से डर जाए। जिसपे वो एल्डर नी फेंग से कहता है, तुम बच्चों के मुकाबले में तो मैं तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसपे नी फेंग एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी पावर्स को देखकर मुझे लगता है तुम मुर्गियां पकड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हो। और नी फेंग को इस तरह से बिना डरे उस एल्डर की बेइज्जती करते हुए देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और उस होटल का मालिक भी हैरान होते हुए कहता है, ये लड़का इतना ज्यादा यंग होते हुए भी इतना ज्यादा बहादुर कैसे है? वहीं अब उस एल्डर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपनी सोर्ड को निकालते हुए नी फेंग को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। ये देखकर नी फेंग ने भी अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया था, पर वो एल्डर नी फेंग पे अटैक करता उससे पहले ही नी फेंग ने काफी तेजी से मूव करते हुए अपनी सोर्ड से उस एल्डर पे एक अटैक कर दिया था। और नी फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि उस एल्डर को भी कुछ समझ नहीं आई थी कि अभी अभी यहाँ हुआ क्या। पर तभी उसे अपने गर्दन पे लगे हुए कट का एहसास होता है और उस कट को देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की पटी रह गई थी क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि नी फेंग ने सिर्फ एक ही अटैक में एक ब्लड चेंजिंग रियलम के वरीयर को इतनी आसानी से हरा दिया। वहीं वो एल्डर अपने कट पे हाथ रखते हुए कहता है, अगर ये कट थोड़ा सा और डीप होता तो मैं यही मारा गया होता। क्या इस लड़की की अपनी सोर्ड पे इतना ज्यादा कंट्रोल है कि इसने परफेक्ट मुझे ये कट दिया है ताकि मैं मरूं ना? वहीं वहाँ पे खड़े हुए लोगों को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि एक चक्रस ओपनिंग रियलम के वरीयर ने एक ब्लड चेंजिंग रियलम के वरीयर को इतनी आसानी से हरा दिया। और ये सारी बातें करते हुए वो सभी लोग नी फेंग की तारीफ करने लगे थे। वहीं नी फेंग यंग मास्टर कियो के पास जाता है और नी फेंग को अपने सामने देखकर यंग मास्टर कियो डरते हुए उससे कहता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? जिसपे नी फेंग उससे कहता है, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं ये सब यहीं पे रोक दूं? जिसपे यंग मास्टर कियो खुश होते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है। ये देखकर नी फेंग उससे कहता है, किंग ही सिटी ने अभी अच्छी तरह से तुम्हारा स्वागत नहीं किया, इसलिए तुम दोबारा वापस अपनी कियो फैमिली में जाओ, उसके बाद दोबारा यहाँ आने की कोशिश करना, फिर मैं खुद तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूंगा। और मैं तो कहता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम दोबारा यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत। और नी फेंग की ये बात सुनकर यंग मास्टर कियो डरते हुए जोर जोर से हाँ में अपना सर हिलाने लगता है। वहीं सी चैन और युन फेंग भी नी फेंग को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे और ये देखकर नी फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद नी फेंग उनसे कहता है, मेरी बात हमेशा याद रखना। और ये कहकर नी फेंग वहाँ से जाने लगता है। पर नी फेंग को वहाँ से जाते हुए देखकर यंग मास्टर कियो अपने मन में कहता है, नी फेंग मैं अपनी ये बेइज्जती याद रखूंगा। वहीं नी फैमिली के लोग नी फेंग की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं क्योंकि नी फेंग ने आज अकेले ही नी फैमिली को जिता
बता दिया था, जिसकी वजह से वो सभी लोग नी फेंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। इसके बाद वो सभी लोग अपने घर की तरफ निकल गए थे। वहीं वो एल्डर यंग मास्टर क्यू के सामने झुकते हुए उससे कहता है, यंग मास्टर, मैं आपके ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए आप मुझे पनिश करें। उस एल्डर की ये बात सुनकर क्यू यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने एक किक मारकर उस एल्डर को पीछे की तरफ गिरा दिया था। और उसके बाद वो उस एल्डर से कहता है, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, आज तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। और ये कहकर वो यूनफेंग की सोड को निकालकर उस एल्डर को मारने ही वाला था, पर यूनफेंग ने यंग मास्टर क्यू का हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो एल्डर बच गया था। और ये देखकर क्यू यो को भी समझ आ गई थी कि अभी अभी वो क्या करने वाला था, इसलिए वो कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर सी चैन यंग मास्टर क्यू के पीछे जाते हुए उससे कहता है, यंग मास्टर क्यू, आप सी फैमिली में चलकर अभी के लिए रेस्ट करें। वही यूनफेंग और वो एल्डर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे तो लगता है इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन था। अगले सीन में हम नी फैमिली की यंगर जनरेशन को एक मार्केट से गुजरते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पे नी फैमिली के हेड और एल्डर्स भी आ गए थे। और फैमिली हेड अपने बेटे नी फेंग को अपने सामने सही सलामत देखकर उससे कहते हैं, हमें तो किसी ने बताया था कि सी फैमिली ने तुम लोगों का सामना करने के लिए वेंग हाई रेस्टोरेंट में एक ब्लड चेनिंग रियलम के वरीर को बुलाया था, तो तुम लोगों ने उसका सामना कैसे किया? और तुम लोगों में से किसी को चोट तो नहीं आई? जिसपे नी फाई फैमिली हेड को नी फेंग के किए हुए कारनामे के बारे में बताता है। पर ये सुनकर उन लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर नी फेंग ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में एक ब्लड चेनिंग रियलम के वरीर को कैसे हरा दिया। और उसके बाद नी फेंग अपने पिता को सारी बात बताता है कि सी फैमिली क्यू फैमिली की मदद ले रही थी और वो ब्लड चेनिंग रियलम का वरीयर भी क्यू फैमिली से था। अब क्यू फैमिली के बारे में सुनकर फैमिली हेड और एल्डर्स भी थोड़ा डर गए थे, क्योंकि क्यू फैमिली किंग्स वन सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी और पावरफुल फैमिली थी, जो नी फैमिली जैसी छोटी मोटी फैमिली को तो बहुत ही इजीली खत्म कर सकती थी। उसके बाद फैमिली हेड नी फेंग और बाकी की यंगर जनरेशन को एक महीने के लिए बाहर निकलने से मना कर देते हैं और उन्हें घर में ही रहकर प्रैक्टिस करने को कहते हैं। अपने पिता की ये बात सुनकर नी फेंग अपने मन में कहता है, मैं तो वैसे भी अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए घर में ही रहने वाला था, पर मुझे लगता है शायद बाकी लोग इससे खुश नहीं होंगे। अगले सीन में हम यंग मास्टर क्यू को देखते हैं, जो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो नी फेंग के बारे में सोचते हुए कहता है, नी फेंग, बस तुम वेट करो, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम नी फेंग को देखते हैं, जिसने अपने घर में ही रहकर कल्टीवेट करते हुए चक्र रियाला में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और उसके बाद जब रात को नी फेंग सोने के लिए जाता है तो उसे एक बहुत ही बुरा ख्वाब आता है, जहां उसकी फैमिली के लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। और ये सपना देखते ही नी फेंग की आंख खुल गई थी और वो उठकर बैठते हुए अपने मन में कहता है, पिछली बार सी फैमिली और काउ फैमिली ने इसलिए मेरी फैमिली को मारा था ताकि वो मेरी फैमिली के लिंग एंड स्टोन को चुरा सके, जो कि पिछली बार की तरह इस बार भी पूरे 2 महीनों बाद एक भूकंप के कारण सबके सामने आ जाएगा। और ऐसा होने से पहले मुझे खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि इस बार मैं अपनी फैमिली को सी और काउ फैमिली से प्रोटेक्ट कर सकूं। और ये सारी बातें सोचकर नी फेंग अपने फादर के पास जाकर उनसे कहता है कि पिछली रात को फिर से वही गोट मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे एक आइलैंड पे जाकर प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, लेकिन सी फैमिली के साथ चल रहे पंगे की वजह से नी फेंग के पिता उसे मना करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद नी फेंग ने अपने पिता को मना लिया था और उसके बाद वो कुछ लोगों को लेकर एक शिप के जरिए उसी आइलैंड की तरफ निकल गया था। लेकिन सी फैमिली का एक ईगल उनके ऊपर नजर रखे हुए था और उस ईगल को देखते हुए फेंग को भी कहीं न कहीं उस ईगल के ऊपर शक हो गया था। अगले सीन में हमें कैल्डर, जिसका नाम सी बाई था, उसे देखते हैं। वो सी फैमिली के मास्टर को जाकर बताता है कि फेंग अकेले ही एक आइलैंड की तरफ जा रहा है और ये हमारे पास उसे मारने का एक बहुत अच्छा मौका है। ये सुनकर वो मास्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो सी बाई से कहता है तुम अपने साथी यंग हुंग को अपने साथ ले जाकर उस लड़के को वहीं उस आइलैंड के ऊपर ही मार दो। वहीं दूसरी तरफ नी फेंग भी एक बहुत लंबे सफर के बाद उस आइलैंड के ऊपर पहुंच गया था और उसी के साथ सी बाई और योंग हैंग भी नी फेंग का पीछे करते हुए वहाँ पे पहुंच गए थे। जो देखकर नी फेंग के साथ आया हुआ एक गार्ड अपने मन में कहता है कि योनहुंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे हराना हमारे बस की बात नहीं है। मुझे लगता है अब हमारा यहाँ पे मरना तय है। लेकिन नी फेंग ने अपनी हेवनली सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उससे अपनी सोर्ड के सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। जो देखकर सी बाई के साथ साथ नी फेंग के अपने लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और सी बाई तो इतना ज्यादा डर गया था कि वो नी फेंग के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगा था। लेकिन नी फेंग ने उसके ऊपर रहम न दिखाते हुए उसे भी मार दिया था, क्योंकि नी फेंग को पता था कि ये आगे चलकर मेरे लिए खतरा बन सकता है। और ये सब असल में नी फेंग का ही प्लान था। नी फेंग ने इस आइलैंड के ऊपर अपनी शिप इसीलिए रोकी थी ताकि वो सी बाई और उसके साथी को मार सके। अगली सीन में हम उन लोगों को वापस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और इस सफर के दौरान नी फेंग को अपने लोगों से पता चलता है कि इस समंदर में पायरेट्स का एक ग्रुप मौजूद है जिसे सी शार्क नाम से जाना जाता है और सी शार्क का लीडर गोल्डी रियाला में पहुंच गया है। इसलिए नी फेंग के लोग उसे सी शार्क क्लैन से बच के रहने के लिए कहते हैं। सी शार्क के बारे में सुनकर नी फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से कहता है, मैं सी शार्क क्लैन के लीडर को मारना चाहता हूँ, क्योंकि
इसी ने ही हमारी फैमिली के थर्ड अंकल को मारा था। जो सुनकर यून और टेन दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि थर्ड अंकल को किसने मारा था ये बात उनकी फैमिली में कोई भी नहीं जानता था। और अभी वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे ब्लैक वांटेड पायरेट्स का ग्रुप आ गया था। और ब्लैक वांटेड का ग्रुप नीफेंग की सिटी से ही भागा हुआ एक क्रिमिनल था, लेकिन ब्लैक वांटेड के ग्रुप को तो नीफेंग ने ऐसे खत्म कर दिया था जैसे वो लोग नीफेंग के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके बाद काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो लोग ओशान आइलैंड में पहुंच चुके थे और यहीं पे नीफेंग अपने आगे की कल्टीवेशन करने वाला था। और वहाँ पहुंचते ही नीफेंग अपने लोगों को शिप के ऊपर ही रुकने के लिए कहता है और वो खुद अकेला ही उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया था। और उस आइलैंड को एक्सप्लोर करते करते नीफेंग एक वोल्केनो के अंदर पहुंच गया था, जहाँ वो उस वोल्केनो की स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगा था, ताकि वो जल्द से जल्द ब्लड चेंजिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर सके। और इस तरह नीफेंग को वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते काफी ज्यादा दिन बीत गए थे। वहीं उसके साथियों ने तो उस आइलैंड के ऊपर अपने रहने के लिए एक घर भी बना लिया था। अगले सीन में हमें दोबारा सी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सी बाई का भाई आकर सी फैमिली के मास्टर को बताता है कि नीफेंग ने मेरे भाई और योनहो को मार दिया है। और ये सुनकर सी फैमिली के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सी बाई के भाई से कहता है और वो सी शार्क के लीडर को, जिसका नाम होंगटियान था, उसे एक लेटर लिखता है जिसमें उसने नीफेंग को मारने की बात लिखी थी। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि नीफेंग के थर्ड अंकल को मरवाने में असल में सी फैमिली का ही हाथ था, क्योंकि सी शार्क क्लैन का लीडर होंगटियान सी फैमिली के मास्टर का फ्रेंड था। अगले सीन में हम सी बाई के भाई सी यूंग को देखते हैं, जो सी शार्क क्लैन के लीडर होंगटियान से मिलने के लिए जाता है। और वो होंगटियान से मिलकर उसे अपने मास्टर का लिखा हुआ वही लेटर देता है। और उस लेटर को पढ़ने के बाद होंगटियान ने नीफेंग को मारने के लिए सी यूंग के साथ अपने 4 सबसे पावरफुल वॉरियर्स को भेज दिया था। और अगले सीन में हम उन 4 वॉरियर्स को देखते हैं जो ऑलरेडी ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टीवेटर्स थे। उन्होंने ओशान आइलैंड पे जाते हुए नीफेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस आइलैंड के ऊपर प्रैक्टिस करने की वजह से अब नीफेंग भी पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गया था। इसलिए नीफेंग ने यहाँ पे बहुत ही आसानी से अपनी हेमली स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन 4 ब्लड चेंजिंग रियलम के कल्टीवेटर्स को बहुत ही आसानी से मार दिया था। और ये सब सी यूंग ने भी दूर से अपनी शिप के ऊपर देख लिया था, जो देखकर तो उसकी भी हवा टाइट हो गई थी और उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर एक बच्चे ने ब्लड चेंजिंग रियलम के 4 कल्टीवेटर्स को एक साथ कैसे हरा दिया। और उसके बाद सी यूंग डर के मारे वहाँ से भागते हुए ये सारी बात जाकर होंगटियान को बताता है, जो सुनकर होंगटियान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो खुद उस आइलैंड के ऊपर चला गया था नीफेंग के साथ फाइट करने के लिए। और वहाँ जाते ही होंगटियान नीफेंग से कहता है, बच्चे मैं तुम्हें को चांस देता हूँ, चुपचाप अपनी हार मान लो। लेकिन नीफेंग उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और उल्टा नीफेंग ने उसे अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था। और इसी के साथ उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ वो दोनों एक दूसरे पे लगातार अटैक्स करते हुए एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे नीफेंग भी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी होंगटियान को नहीं हरा पा रहा था, इसलिए वो अपनी पिछली लाइफ की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद उसने होंगटियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे मार दिया था, जो देखकर सी यूंग के साथ साथ होंगटियान के लोग भी बहुत ज्यादा डर गए थे। और इस मौके का फायदा उठाकर सी यूंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग ने अपनी हेमली सोल से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहीं पे मार दिया था। लेकिन उसने होंगटियान के साथ आए हुए लोगों को सुधरने का एक मौका देकर छोड़ दिया था। उसके बाद नीफेंग दोबारा उसी आइलैंड के ऊपर कई दिनों तक कल्टीवेट करता है, जिसकी वजह से नीफेंग अब देखते ही देखते ब्लड चेंजिंग रियलम के पीक पे पहुंच गया था। और तभी नीफेंग को वहाँ पे पता चलता है कि आज पूरे 12 सालों के बाद वो जेड स्टोन दोबारा इस आइलैंड के ऊपर अपीयर होने वाला है। इसलिए नीफेंग पहले से ही वहाँ पे पहुंच गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस जेड स्टोन को हासिल करने के लिए वहाँ पे 3 मेजर फैमिलीज के यंग मास्टर्स भी आए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो जेड स्टोन वहाँ पे अपीयर होते हैं तो नीफेंग ने काफी तेजी से मूव करते हुए उन 4 जेड स्टोन को हासिल कर लिया था, जो देखकर तीनों फैमिली के यंग मास्टर्स बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे और वो चुपचाप वहाँ से जाने लगे थे। लेकिन तभी नीफेंग मिंग फैमिली की टिया नाम की लड़की को वहाँ पे रोकते हुए उसे एक जेड स्टोन दे देता है, क्योंकि टिया ने नीफेंग की पिछली लाइफ में उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। और जब ये बात चेंग फैमिली के एक मास्टर को पता चलती है तो उसे नीफेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ आकर नीफेंग को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। लेकिन नीफेंग ने उसे अपने सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया था। और नीफेंग की इतनी ज्यादा अमेजिंग पावर्स को देखकर बाकी तीनों फैमिलीज के लोग भी बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले गए थे। उसके बाद हम नीफेंग को देखते हैं, जो उन तीनों जेड स्टोन्स का यूज करते हुए अब बॉडीलेस रियलम के पीक पे पहुंच गया था। और उसी के साथ अब वो भी दिन करीब आ गया था जब उनकी सिटी में भूकंप आने वाला था, इसलिए नीफेंग वापस अपनी सिटी में आ गया था। और वहाँ पहुंचते ही नीफेंग को पता चलता है कि काउ फैमिली के यंग मास्टर कियो ने नीफेंग से अपना बदला लेने के लिए उसने नी फैमिली में घुसकर नी फैमिली के लोगों के साथ मारपीट की है। और इस सब में उसकी मदद एक बॉडीलेस रियलम के कल्टीवेटर ने भी की थी। और उसी के साथ वो पर्सन नीफेंग को बताता है कि कियो ने धमकी दी है कि जब तक नीफेंग वापस नहीं आ जाता तब तक मैं नी फैमिली में ही रहूंगा। ये सुनकर नीफेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ से भागते हुए सीधा अपनी फैमिली में आ गया था। और उसे वहाँ पे कियो भी मिल गया था, जो वहाँ पे अपने 2 साथियों के साथ नीफेंग का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन नीफेंग ने अपने सिर्फ और प्रेशर से ही उसके दोनों साथियों को बुरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर कियो इतना ज्यादा डर गया था कि वो डर के मारे वहाँ पे अपने अंकल को बुलाता है, जो कि बॉडीलेस रियलम में था। और जैसे कियो का अंकल वहाँ आता है तो उसे
कियो की हालत देखकर नी फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए उसने नी फेंग के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। जो देखकर नी फेंग ने भी अपनी एंशिएंट टेक्निक का यूज करते हुए न सिर्फ उसके अटैक को रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ नी फेंग ने उसके ऊपर अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। और तभी वहाँ पे नी फेंग के पिता और नी फैमिली के बाकी लोग भी आ गए थे और अपने बेटे की इन बढ़ी हुई पावर्स को देखकर नी फेंग के पिता उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन अब उन्हें डर भी लगने लगा था, क्योंकि उन लोगों ने कियो को मारकर डायरेक्ट ही काओ फैमिली के साथ पंगा ले लिया था। अपने अंकल्स और पिता की ये बातें सुनकर नी फेंग उनसे कहता है कि जब तक मैं नी फैमिली में हूँ तब तक आपको किसी भी दूसरी फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर नी फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए कियो और उसकी साथियों की कल्टीवेशन खत्म कर दी थी और उसके बाद उन तीनों को अपनी फैमिली के जेल में बंद करवा दिया था। अगली सीन में हम सी फैमिली के मास्टर को देखते हैं, जो अपने एक बंदे को नी फैमिली के ऊपर नजर रखने के लिए भेजते हैं, लेकिन उसे नी फैमिली के एल्डर्स ने वही पकड़कर मार दिया था। और उसके बाद हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जिस दिन नी फेंग की सिटी में भूकंप आता है और उसी के साथ वो लिंग विंग भी सभी के सामने अपीयर हो गया था। और ऐसा होते ही हम सी फैमिली के मास्टर को काओ फैमिली के मास्टर के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो काओ फैमिली के मास्टर को नी फैमिली के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि मुझे लगता है उन्होंने यंग मास्टर कियो के साथ कुछ कर दिया है, इसलिए अभी तक वो वहाँ से वापस नहीं लौटे। और इसी के साथ साथ सी फैमिली का मास्टर काओ फैमिली के मास्टर को लिंग विंग के बारे में भी बताता है, जो कि पिछली रात ही सामने आया था। लिंग विंग का नाम सुनकर मास्टर काओ सोचते हुए कहते हैं कि अगर वो लिंग विंग ट्रेजर अगर मेरी फैमिली के हाथ में लग जाए तो मेरी फैमिली और भी ज्यादा रिच हो जाएगी। और उस लिंग विंग ट्रेजर की लालच में वो अपने साथ बहुत सारे बॉडीलेस रियलम के कल्टीवेटर्स को लेकर नी फैमिली की तरफ निकल गए थे। अगले सीन में हम नी फेंग को देखते हैं, जहाँ पे उसके पिता नी फेंग को वही लिंग विंग ट्रेजर के कुछ स्टोन्स दे रहे थे और नी फेंग भी उन स्टोन्स का यूज करते हुए कल्टीवेट करने लगा था ताकि वो नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर सके। और उसके अगले दिन ही मास्टर काओ अपने लोगों को लेकर नी फैमिली में आ गया था और इस समय उनकी मदद सी फैमिली का मास्टर भी कर रहा था। और मास्टर काओ वहाँ आते ही नी फेंग से अपने बेटे कियो के बारे में पूछने लगते हैं, जिसपे नी फेंग मास्टर काओ से कहता है अपनी ये बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे लिंग विंग ट्रेजर के लिए आए हो और तुम यहाँ पे अपने बेटे का बहाना बनाकर हमारी नी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके लोगों को यही बोलोगे कि तुमने ये सब अपने बेटे को बचाने के लिए किया था, लेकिन असल में तो तुम्हें अपने बेटे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, असल में तो तुम यहाँ पे लिंग विंग ट्रेजर के लिए आए हो। नी फेंग की ये बात सुनकर मास्टर काओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हुए नी फेंग को उसमें ट्रैप कर दिया था, लेकिन नी फेंग ने अपनी हेमली सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब नी फेंग यहाँ पे भी नहीं रुकता और वो काफी तेजी से मूव करते हुए काओ फैमिली के वॉरियर्स को बुरी तरह से मारने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नी फेंग ने अपनी एंशिएंट टेक्निक का यूज करके काओ फैमिली के मास्टर को भी मार दिया था, जो देखकर सी फैमिली का मास्टर इतना ज्यादा डर गया था कि वो नी फेंग के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन नी फेंग ने उसके ऊपर भी अटैक करते हुए उसकी सी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के साथ अब नी फेंग ने अपनी नी फैमिली को पूरी तरह से सेव कर लिया था और इस बार उसने अपनी इस लाइफ में नी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सब के साथ साथ नी फैमिली अब इस सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब काओ फैमिली के लीडर को ये सारी बात पता चलती है तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने डायरेक्ट नी फैमिली के अंदर आते हुए नी फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन नी फेंग ने यहाँ पे अपनी पिछली लाइफ की गॉड लेवल टेक्निक का यूज करते हुए काओ फैमिली के लीडर को भी मार दिया था। और उसके बाद नी फेंग किंग शू सिटी के लिए निकल गया था, क्योंकि नी फेंग किंग शू सिटी के स्टार कैमरस चैमर के साथ दोस्ती करना चाहता था। क्योंकि जब किंग शू सिटी में ये बात फैलेगी कि मैंने काओ फैमिली के लीडर को मार दिया है तो काओ फैमिली की साथी फैमिलीज भी मुझ पे अटैक करने के लिए आएंगी और उनसे बचने का नी फेंग के पास बस यही एक तरीका था कि वो स्टार कैमरस चैम्बर के साथ दोस्ती कर ले। अगले सीन में हम नी फेंग को स्टार चैम्बर में देखते हैं, जहाँ नी फेंग ने स्टार चैम्बर के प्रेसिडेंट की वाइफ की बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को खत्म करके उनके साथ दोस्ती कर ली थी। और अपनी वाइफ को ठीक होते हुए देखकर स्टार चैम्बर के प्रेसिडेंट नी फेंग से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए थे कि उन्होंने नी फेंग से वादा कर दिया था कि वो उसकी नी फैमिली की हिफाजत करेंगे, जिसके बदले में नी फेंग ने अपने लिंग विंग ट्रेजर का 50% शेयर देने की बात करता है। लेकिन वो प्रेसिडेंट सिर्फ 10% शेयर लेने की ही बात करता है, जिसपे नी फेंग उस प्रेसिडेंट से कहता है पर एक प्रॉब्लम है, काओ फैमिली ने उस लिंग विंग ट्रेजर के बारे में किंग यू क्लैन को भी बता दिया है और हो सकता है वो लोग उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए मेरी नी फैमिली के ऊपर अटैक कर दें। इसलिए स्टार चैम्बर का प्रेसिडेंट किंग यू क्लैन के मास्टर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन किंग यू क्लैन इसके लिए नहीं मानता, उन्हें हर हाल में लिंग विंग ट्रेजर चाहिए था। लेकिन किंग यू क्लैन का मास्टर स्टार चैम्बर के प्रेसिडेंट को एक चैलेंज करता है कि अगर तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को 3 राउंड्स में हरा दिया तो वो लिंग विंग ट्रेजर वाला एरिया तुम्हारा हो जाएगा। और क्योंकि ये कंपटीशन 1 महीने बाद होने वाला था, इसलिए नी फेंग अपनी किंग बी सिटी में वापस आ गया था। यहाँ इस बार उसके साथ लेनियन भी आई थी। उसके बाद हम नी फेंग को अपने रूम में देखते हैं, जहाँ नी फेंग लिंग विंग स्टोन की मदद से कल्टीवेट कर रहा था और देखते ही देखते उसने यांगवान माउंटेन रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया था। और ये देखकर नी फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टार चैम्बर और किंग यू क्लैन के दरमियान कंपटीशन होने वाला था, लेकिन स्टार चैम्बर क्लैन ने किंग यू क्लैन को यहाँ पे बुरी तरह से हरा दिया था, इस वजह से उन्हें चुपचाप वहाँ से वापस जाना पड़ा था। और अब क्योंकि नी फैमिली की सारी परेशानी खत्म हो गई थी, इसलिए नी फेंग उसके अगले दिन ही
ही स्टार चैम्बर के मास्टर की बेटी बिंग के साथ हाउटियन सेक्ट ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। और जब वो दोनों हाउटियन क्लैन में जाकर मेडिसन किंग शुआन से जाकर मिलते हैं तो उन्होंने भी नी फेंग के टैलेंट को देखते हुए उसे अपना डिसेबल मान लिया था। और हाउटियन सेक्ट में आने के बाद नी फेंग और बिंग दोनों मिलकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। और तभी उन्हें वहाँ पे हाउटियन क्लैन में होने वाले टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है। और नी फेंग इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करता है ताकि वो अपने मास्टर किंग शुआन का नाम रोशन कर सके। और वो इसी तरह प्रैक्टिस करते करते जैकमोन माउंटेन रियलम के मिडिल स्टेज पे भी पहुंच गया था। उसके बाद हमें उसी टूर्नामेंट वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। और आज नी फेंग भी इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से रेडी था। और इसी के साथ हमारा सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।